हेलो गाइस। हेलो गाइस, अब तक हम पढ़ चुके थे उत्तल दर्पण से प्रकाश के अपवर्तन की जो चित्र थे और जो मतलब वस्तु कहाँ रखी होती है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस तरीके की स्थिति हम पढ़ चुके हैं। और चलिए अब हम अगले स्टेप करते हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये सारी स्थिति हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने कल कर लिया था। ये वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ प्रकृति का किरण आरेख। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल थोड़ा सा इमरजेंसी काम लग गया था, कुछ ऐसे जिस टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाया था। तो आज क्लास होगी। ठीक है, और हम जहाँ तक कर चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास हमारी यहाँ तक हमने अवतल दर्पण की स्थितियाँ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों को हम पढ़ चुके थे। उत्तल दर्पण में स्थितियों को पढ़ते हैं। तो पहली स्थिति क्या है उत्तल दर्पण की, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे। ये देखो वस्तु यहाँ कहीं रखी है अनंत पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, समांतर होती है। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पालिश जो होती है वो अंदर से इस तरीके से की होती है। ठीक है, ये मुख्य फोकस। तो यहाँ जब प्रकाश की किरणें जो समांतर इस तरीके से आ रही हैं, तो ये समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगी। ठीक है, किस तरीके से, जैसे ये कोई दर्पण है, समझ सकते हैं आप, इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं इस तरीके से। तो ये प्रकाश की किरणें पीछे तो पॉलिश है, पीछे तो जाएंगी नहीं, तो ये वापस ऐसे लौट जाएंगी। ठीक है, ये इस तरीके से लौट जाएगी, ये इस तरीके से लौट जाएगी, पीछे वापस इस तरीके से आ रही है। ठीक है, ऐसे लौट जाएंगी जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ऐसा लगेगा जब इनको पीछे हटाएंगे डॉट 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 करके, तो ऐसा लगेगा कि किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। और कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या लिखेगा, वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक क्यों बनेगा, जैसे हम काल्पनिक कहेंगे तो काल्पनिक का मतलब वास्तविक प्रकाश की किरणें आ थोड़ी ना रही हैं इधर। तो माना गया कि यहाँ से आभास हो रहा है कि यहाँ से किसी बिंदु से आ रही हैं। ये कहाँ से लौट रही है, इस बिंदु से लौट रही है, इसलिए आभासी। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। दूसरी स्थिति यह है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दूसरी स्थिति में सीमित दूरी पे, मतलब पीछे रखा जाए, कहीं भी रख दो, चाहे इधर अनंत से पहले बाद में, और पीछे मतलब ध्रुव से पीछे कहीं भी रखो। ये वस्तु रख दी, जैसे कि देख पा रहे हैं आप चित्र में, यहाँ पर ये वस्तु रख दी इस तरीके से, ए बी। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे अपतित होंगी जैसे पीछे भाग चलेगी, और ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण जब इसके प्रकाश से वक्रता केंद्र से, मतलब इस तरीके से आपतित होगी, ऐसा लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रही है और इसी डायरेक्शन में वापस लौटेगी। तो ये दोनों किरणें परावर्तन प्रकाश जहाँ आभास हो रहा है कि कहाँ मिल रही हैं, ये स्थिति पे ए डैश बी डैश स्थिति पे एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, कह सकते हैं आभासी जिसे बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और दर्पण में, उत्तल दर्पण में दो ही स्थितियाँ होती हैं जिनकी स्थिति को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट स्थिति की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है, देखें। दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जैसे कि एक चीज़ हम चतुर्थांश पढ़े हैं। ठीक है, चतुर्थांश क्या होता है, इस तरीके से। तो इसमें तो सभी प्लस होते हैं। ये देखो, बाईं और इधर लिखने वाली चीज़ें सभी प्लस में लिखी जाती हैं, ऊपर लिखी जाने वाली चीज़ें सभी प्लस में लिखी जाती हैं। बाईं और माइनस में लिखी जाती है, नीचे की ओर माइनस में लिखी जाती है। तो यहाँ तो प्लस प्लस आता है। इसमें क्या आता है, पहले माइनस फिर प्लस, इसमें पहले माइनस फिर माइनस, और इसमें मतलब दोनों ही माइनस रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉमा लगा दें इस चतुर्थांश में, ऐसे इसमें। और इसमें कौन सा आएगा, देखो पहले हम जाएंगे इधर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इस तरह माइनस नीचे की ओर प्लस दाईं ओर, तो ये स्थिति हो सकती है। तो चिन्ह परिपाटी क्या, एक्स एक्स वाई एक्स ली जाती हैं। ये दूरी जब आएंगे तो हम इनको पढ़ेंगे। बाकी आप जो चतुर्थांश में यहाँ से दर्पण रख दें, चाहे उत्तल रख दें या अवतल रख दें, इसी दर्पण के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा इस तरीके से। देखें क्वेश्चन को, ये स्थिति दे रखी है जिसमें हम फार्मूला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो
मैं इसको एक बार आपको क्लियर बता देता हूँ कैसे करके आया ये फार्मूला। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, आप तो दर्पण के लिए निकालना, आप तो दर्पण बना हुआ है, एक वस्तु रख दी हमने ओ डैश, ये वक्रता केंद्र सी है, ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ से टकरा रही है। तो आप पढ़ सकते हैं किसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ऊपर सूत्रों दोनों स्थितियों के लिए अलग अलग सिद्ध किया जा सकेगा। हम वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लिख रहे हैं अवतल दर्पण पे, तो M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस है, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O डैश पर एक वस्तु रखी है। वस्तु के सिरे O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण O डैश A दर्पण के बिंदु A पर मिलती है या गिरती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर जाती है। दूसरी किरण O डैश B जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है, जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, ठीक है। दोनों परावर्तित किरणें I डैश पर काटती हैं। मुख्य अक्ष I डैश से खींचे गए लंब I डैश, ये देख सकते हैं, ये बना हुआ I डैश, ठीक है। तथा O डैश का प्रतिबिंब होगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता है, जो वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है, और C/F के बीच बनता है। तो माना यहाँ पर देखो स्थितियाँ पढ़ लेते हैं। बाईं ओर रखने वाली चीज़ें, दर्पण के बाईं ओर चाहे फोकस दूरी हो F, वक्रता त्रिज्या हो R, U का मान हो, वस्तु की दूरी हो U, प्रतिबिंब की दूरी हो B, ये सभी माइनस में रखी जाती हैं, ठीक है, बाईं ओर रखी जाने वाली चीज़ें। तो यहाँ पर वही रखा है, सभी का मान रखा है, PO बराबर माइनस CO रखा है, प्रतिबिंब I डैश की दूरी PI जो है वो माइनस B, सब दूरी दे रखी है। अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ी सी चीज़ समझा देता हूँ, चीज़ें होती किस तरीके से हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, तो ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज CI डैश समकोणिक है। समकोणिक होते कैसे हैं, दो त्रिभुज देखें, इसमें दो चित्र बन रहे होंगे। समकोणिक कैसे है, देखो एक चित्र ऐसे है, ऐसे इस तरीके से, सॉरी गलत बन गया चित्र, मैं दोबारा बनाता हूँ। इस तरीके से चित्र दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखेंगे, ये O डैश है और ये I डैश है, देख सकते हैं। तो इसमें ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षमुख कोण होते हैं। ये 90 कोण होगा, दोनों प्रत्येक लंब हैं 90 डिग्री के होंगे। जब त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर होता है, ठीक है। और ये समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ आपने मैथ में पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। तो यहाँ पर O डैश, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर जब लगाएंगे तो इसमें देखें किस तरीके से करेंगे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, जैसे ये त्रिभुज समरूप है तो मैं क्या कहूँगा, O डैश, यहाँ इसका जो नाम दिया हुआ है क्या नाम है देख लेते हैं, O डैश C समरूप होगा त्रिभुज I डैश C के, I डैश C के। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। O डैश मतलब इसका लंब बटे में इसका लंब, मतलब I डैश बराबर होगा इसका आधार, मतलब OC, इसको यहाँ पॉइंट C दे देंगे, OC बटे में हुआ CI, ठीक है। इस तरीके से बराबर आता है। तो यहाँ पर ये देखें, यही लिखा हुआ है, O डैश बटे में I डैश बराबर CO अपॉन IC, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट आता है, इसी प्रकार त्रिभुज I डैश F तथा ANF में भी समकोणिक होगा। ये वाला चित्र इधर जो दिख रहा है, इधर इस तरीके से देख सकते हैं, ये भी 90 डिग्री का होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला भी क्या होगा, समकोणिक होगा, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं आप, ये बन रहा है छोटा सा कोण, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक है। ये भी कैसे होंगे, समकोणिक हो। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये 90 होगा,
ये भी 90 होगा, तो ये भी समरूप होंगे और उनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये अब एन, अब यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि एन बराबर होगा ओ डैश के। एन बराबर ओ डैश के क्यों है, देखिए चित्र में देख सकते हैं। देखो जितना डिस्टेंस इसमें होगा, यहाँ से देखें, ये जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये होगा, तो ओ डैश कह सकते हैं ए एन के बराबर होगा। तो यही लिखा है एन ए के बराबर है ओ डैश, तो हम एन ए की जगह ओ डैश रख देंगे, ये रख दिया, बाकी एन एफ अपॉन में एफ आई यहाँ लिख दिया। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में ओ डैश बटे में आई डैश, देखो समीकरण 1 क्या है, ये लिखिए, ओ डैश बटे में आई डैश बराबर है सी ओ अपॉन में आई सी के। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो क्या रख देंगे मान कि एन एफ बटे एफ आई बराबर होगा सी ओ अपॉन आई सी के। मान लेंगे कि दर्पण ए जो बिंदु ए जो है दर्पण के बिंदु पी के बहुत नज़दीक है, यह समझ सकते हैं, बिंदु ए है, अगर ये मान लें कि बिंदु ए दर्पण के बिंदु पी के बहुत क्या है, नज़दीक है, ये ए बिंदु पी के लगभग यहाँ पर है, बहुत नज़दीक होगा, तो यहाँ पर लंब जो होगा लगभग यहाँ से डालेंगे तो लगभग बराबर होगा। और हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस हम एफ एन कह रहे थे, एफ एन ना कह के उसको एफ पी के कहेंगे, क्योंकि बिंदु पी बहुत उसके नज़दीक होगा। जब नज़दीक होगा तो एन एफ बराबर होगा पी एफ के, तो सी ओ बटे क्या हो जाएगा, सी ओ बटे में आई सी बराबर होगा एन एफ अपॉन में एफ आई के। ठीक है, यानी पी एफ रख देंगे उसकी जगह, एन एफ की जगह क्या रख देंगे, पी एफ, तो पी एफ अपॉन में एफ आई हो जाएगा। अब हम ये वैल्यू रख देते हैं सी ओ। देखो चित्र को बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से देख सकते हैं ये सी ओ का मान कितना हो जाएगा, सी ओ को लिख कह सकते हैं, सी ओ हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जो कि हमें पता नहीं है। अगर हम क्या करें, हमें सी ओ ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ओ पी में से यहाँ से सी पी घटा दें, ओपी में से सीपी घटा दें तो हमारे पास ओसी बचेगा। पूरी डिस्टेंस में से इधर की डिस्टेंस अगर हम घटा दें तो हमारे पास इतनी तो बचेगी, तो हम इसको ये लिखेंगे, ये सीओ लिखा हुआ था, सीओ को लिख देंगे पीओ माइनस पीसी। इसी तरीके से आईसी को क्या लिखेंगे, आईसी हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो इसमें से हम पूरी डिस्टेंस में से अगर हम इतनी डिस्टेंस कम कर दें यहाँ तक की, तो हमारे पास भी आईसी बचेगा। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से लिखा। और ये डिस्टेंस हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पूरी डिस्टेंस तो पता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो पता है, जिसको हम कहते हैं यू, तो यू मिल जाएगा हमें, यहाँ से बी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब पी एफ को पी एफ रहने दिया, एफ आई को क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ, पी आई एफ आई को क्या लिख सकते हैं, इतनी डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस पी एफ कर देंगे तो यही तो बचेगा, थोड़ी सी डिस्टेंस यही तो बचेगी, यही तो लिखना है हमें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन हो तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। ठीक है, फिर आगे इनकी वैल्यू रख देते हैं। जो चिन्ह परिपाटी हमने पढ़े थे ना, चिन्ह परिपाटी की वैल्यू लगाई थी चिन्हित मान रखने पर, पी ओ का मान जो जैसे मैंने यहाँ बता सकता हूँ आपको, ये लिखे थे, देखो सभी वैल्यू लिखी हुई है कि पी ओ का मान माइनस यू और पी सी का मान माइनस आर, पी आई का मान माइनस बी, ये लिखे हुए हैं ये सब। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ रखनी है। अब यहाँ पर हमने सारी वैल्यू पुट कर दी चिन्ह के सहित, चिन्ह सहित यहाँ पर सारी वैल्यू लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इस तरीके से आ जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। और आर की जगह 2f कैसे लिखा, चूँकि आर जानते हैं आर बराबर होता है 2f, ये आया कैसे, ये आया एफ बराबर आर अपॉन 2 से, आर अपॉन 2 से, यहाँ से 2 बटे में इधर चला जाएगा गुणा में, तो आर का मान कितना हो जाएगा 2f। ठीक है, तो वो रख दिया 2f, माइनस माइनस प्लस हो चुका था, ऐसे नीचे आर की जगह 2f रख दिया, और माइनस माइनस बी प्लस का भी हो गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस का एफ हो गया। क्या करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर, इधर से इधर, जब गुणा कर लेंगे तो ये टर्म बनेगा हमारे पास। और इसके बाद जब इसमें से घटा देंगे तो ये यू भी बचेगा, 2f बी में से 1f यू घटाएंगे तो एफ भी घटाएंगे तो ये बचेगा, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का एफ ही बचेगा जो कि इधर आके प्लस का हो जाएगा। हम बराबर माइनस वाले टर्म दोनों बराबर के उधर ले जाएंगे, और ये फिर क्या करेंगे, यू बी एफ से भाग करेंगे, यू बी एफ से भाग करेंगे तो एफ बी से एफ भी कट जाएगा तो 1/, यू बचेगा, एफ यू से एफ यू कट जाएगा तो 1/, बी बचेगा, यू बी से यू भी कट जाएगा तो 1/, एफ बचेगा। और यही हमें फाइंड करना था, यही हमारे अब तक दर्पण के लिए सूत्र का निगमन था।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।